देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के रूप में कार्यवाहक के रूप में कामकाज संभाल लिया है और उन्होंने उपद्रवियों से हिंसा न करने की अपील की है, लेकिन इस अपील का असर नहीं दिख रहा है। आलम यह है कि भारतीय प्रदेश पश्चिम बंगाल की सीमा पर हजारों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत में शरण लेने के लिए जमा हो गए हैं। वो अपने वतन में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। भारत में गृह मंत्रालय ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जो कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बांग्लादेश के संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करके समाधान की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मोहम्मद यूनुस को बधाई संदेश देते हुए हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है, उम्मीद जताई है। पड़ोसी देश में भारतीयों के लिए बिगड़े हालात सुधर नहीं रहे हैं। नई सरकार की चुनौतियां कई हैं। इन पर लगाम लगाने में कितना वक्त लग सकता है? क्या जिस स्तर पर हिंसा देखी जा रही है, कह सकते हैं कि जल्द ही सब सामान्य हो जाएगा, ये नामुमकिन है? या कट्टर इस्लामिस्ट अब बांग्लादेश में उत्पात मचाते आए दिन देखे जाएंगे? क्या ये बांग्लादेश के लिए बुरा राजनीतिक अनुभव बनने जा रहा है, या थोड़े समय में नई अंतरिम सरकार सभी पक्षों के बीच आपसी सौहार्द डेवलप कर लेगी, उनके बीच भरोसा वापस से स्टैब्लिश कर पाएगी? समुदायों के बीच जो ये जानलेवा नफरत है, क्या ये खत्म हो जाएगी? आइए कुछ इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की स्ट्रेट टॉक। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। तो बांग्लादेश की जो चुनौतियां हैं वो भारत की भी बहुत बड़ी चिंताएं हैं और कुछ सवाल इसी से निकलकर सामने आए हैं, जिन पर हम चाहेंगे कि हमारे आज के पैनलिस्ट के साथ इनको समझा जाए। ये सवाल इस तरह से है: बांग्लादेश में भारतीयों पर हमले क्यों नहीं थम रहे हैं? क्या भारत पड़ोसी देश में प्रभाव खो चुका है? नई अंतरिम सरकार को दिए पीएम मोदी के संदेश के क्या मायने हैं? बांग्लादेश की स्थिति पर गृह मंत्रालय कमेटी का गठन क्या दर्शाता है? मोहम्मद यूनुस से किस तरह की लीडरशिप की अपेक्षाएं की जा सकती है? ही इज अ रिफॉर्मिस्ट, नोबेल पीस विनर, लेकिन क्या किसी देश को चलाने का उनके पास अनुभव है? या फिर जिस तरीके से यहाँ पर सरकार का गठन हुआ है, जिस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है, ये क्या दर्शाता है कि बांग्लादेश के जो हालात हैं वो क्या जल्द स्थिर और सामान्य दिखेंगे, होते नजर आएंगे अगले कुछ हफ्तों के बीच? हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने। आई एम श्योर कि इस पूरे हफ्ते आपने अन्य लगभग कई मंचों पर बांग्लादेश की स्थिति को लेकर अपनी समीक्षा रखी होगी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ बहुत सारे डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने कार्यवाहक के रूप में, प्रमुख के रूप में ओथ ले लिया है, शपथ ग्रहण कर लिया है। उस मंच पर शपथ ग्रहण समारोह में भारत के उच्चायुक्त भी शरीक हुए हैं। पीएम मोदी ने बधाई संदेश जो भेजा है उसमें हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की उम्मीद जताई है। और भी कई डेवलपमेंट्स हैं, उनको आगे एक एक करके मैं आपसे समझूंगी, लेकिन शुरुआत में इससे करना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश में असल चिंता या फिर असल बात क्या छिपी हुई है? देखिए प्रेक्षक, नेहा जी, जो बदलाव हुआ है, बदलाव हुआ है, और चूंकि जो बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं जी, तो शेख हसीना के जाने के बाद तो अल्पसंख्यकों के लिए चुनौतीपूर्ण तो हो गई। और देखिए, कोई भी राजनीतिक दल किसी लोकतांत्रिक देश में जो काम करता है अपनी विचारधारा से पहचाना जाता है। जी, जो बांग्लादेश के राजनीतिक दल हैं, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है और उसकी जो सहयोगी पार्टी जमात इस्लामी, वो जो पाकिस्तान से जिस प्रकार से बांग्लादेश अलग हुआ था, तो बांग्लादेश नेशनल जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो और जमात इस्लामी जो पार्टी वो ये तो स्वीकार करती है कि अलग हुआ, लेकिन वो बांग्लादेश की इस्लामिक पहचान बनाए रखना चाहती। दूसरी तरफ जो अकाली दल है, अकाली दल की स्थापना देखिए 1949 में अकाली दल बना था, जिसका पूरा नाम था पूर्वी पाकिस्तान मुस्लिम अकाली दल। ये इस पार्टी का नाम हुआ करता था जी। उसके बाद आप देखिएगा कि 1955 में 5-6 साल के बाद मुजीबुर रहमान को ये लगा कि चूंकि
तब बांग्लादेश बना नहीं, तब उनको लगा कि इस पार्टी के नाम की आगे से मुस्लिम नाम देना चाहिए। जी। तो क्षमा चाहूंगा, अकाली दल का अवामी 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 मुस्लिम लीग। जी। जी जी। तो उन्होंने मुस्लिम को हटा दिया और उसके बाद इस पार्टी का नाम जो है वो अवामी लीग बन गया। जी। और वहीं से ये पार्टी चलने लगी। मतलब इस पार्टी की विचारधारा में मानवाधिकार थी, इस पार्टी की विचारधारा में लोकतंत्र था, इस पार्टी की विचारधारा में धर्मनिरपेक्षता थी, जिसको लेकर ये पार्टी आगे बढ़ी। जी। अब देखिए, ये इत्तेफाक में विचारधारा का प्रभाव है क्या, किसी बांग्लादेश में विकल्प की कमी है कि स्वाभाविक तौर पर जो अल्पसंख्यक थे, खासकर जो हिंदू, तो जो तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा रहते थे, वो अवामी लीग को, उसमें से सभी मानते ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा समर्थक जो है वो अवामी लीग से जुड़ गए। जी। यही कारण है कि जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो लोगों ने अवामी लीग को निशाना बनाया, उसके साथ साथ अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाया, अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया, और जाहिर सी बात है इस दौरान हिंदू भी निशाने पर आकर बड़े पैमाने पर निशाने पर आ गए। तो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां जो है बांग्लादेश की, वो न केवल वहां के लोगों के लिए, वहां के उदार लोगों को, जो धर्मनिरपेक्षता पसंद, अमन पसंद लोग हैं, जो उदार शासन व्यवस्था चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण तो बनी है। और यही कारण है लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर ज़रूर समझना चाहूँगी इसी बीच कि क्या इसकी सुगबुगाहट जो है भारतीय जो इंटेलिजेंस है उनके पास नहीं मिली कि वो किसी तरीके से अलर्ट कर सकते थे शेख हसीना को कि कहीं ना कहीं जो है आपके देश में इस तरह का अनरेस्ट है और ये कहीं बड़े पैमाने पर हिंसा जो है इसका कारण बन सकता है। इस हिंसा के लिए क्या जो इंडियन इंटेलिजेंस है आप समझते हैं कि फेल्योर रही, या फिर क्योंकि ये पड़ोसी देश का मसला है, आंतरिक मसला है, जैसा कि आधिकारिक रूप से स्टेटमेंट भी आया भारत की तरफ से, यही एक लाइन लेकर भारत आगे बढ़ता रहा? देखिए, इंडियन इंटेलिजेंस के पहले यदि किसी चीज को समझने की जरूरत है तो शेख हसीना जो 3 दशकों से उस देश में है, वो राजनीतिक बदलाव या राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में नाकाम क्यों रही? जी, सबसे बड़ी बात है कि जो बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थितियां, देखिए 1971 में देश जो है वो अस्तित्व में आता है, 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है। उसके बाद सैन्य शासन आता है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का शासन आता है। 1996 में, मतलब मुजीबुर रहमान की हत्या के 21 साल के बाद जो शेख हसीना के तौर पर, मतलब अवामी लीग जो है वो सत्ता में आती है। अवामी लीग जो उसका बहुत ही स्पष्ट मत था, मानवाधिकारों की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना, लेकिन इसके बाद जब दूसरी बार शेख हसीना सत्ता में आई 2007 में, उसके लगातार बनी हुई है, आपने विपक्ष को खत्म कर दिया, आपने जन आंदोलनों को खत्म कर दिया, आप किसी कीमत पर शेख हसीना ने सत्ता में बने रहने की कोशिश की। तमाम यूरोपियन राष्ट्रों के विरोध के बावजूद उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उनके देश में जो चुनाव है वो स्वतंत्र नहीं हो पा रहे। तो जिस देश के लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होता, जहां पर आप जन आंदोलन को दबा देते हैं, जहां पर आप जो विरोध करते हैं, विरोध की आवाजों को रोकने के लिए पुलिस और सेना का जो उपयोग करते हैं, तो ऐसे राजनेताओं को, ऐसे लोकतांत्रिक देशों में निरंकुश नेताओं को रोकने के लिए जो है शक्तियां तैयार हो ही जाती है। और सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्य इस बात का है कि शेख हसीना इस बात को जानती थी कि उनका सामना उस देश के कट्टरवादी संगठनों से, जो अलकायदा के लोटे हैं, जो लोग मुजाहिदीन से जो अफगानिस्तान में लड़ने गए थे, वो खालिदा जिया के दौर में 1996 के दौरान, उसके पहले 91 से 1996 के दौरान लौट कर आए थे। कट्टरवादी को दबाना है। एक मिनट में अपनी बात खत्म कर लेता हूं। तो इन तमाम चुनौतियों के बावजूद शेख हसीना जो है वो जन सामान्य में इस बात को क्यों साबित नहीं कर पाई, या इस भावना को क्यों बनने दिया उन्होंने कि वो एक निरंकुश नेता है। यदि वो एक लोकप्रिय नेता के तौर पर जानी जाती, यदि वो आम जनता की आवाज को सुन पाती, यदि उन्होंने यह नहीं समझा होता कि जो विपक्ष है, विपक्ष को बनने रहने दिया जाए,
तो मुझे लगता है शेख हसीना का यह मकसद नहीं होता। लेकिन वहीं पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि क्या भारत की खुफिया एजेंसी को बता सकती थी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए नेहा जी, कहीं न कहीं जो भारत का प्रभाव है, वो बांग्लादेश में देखा जाता रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि बांग्लादेश में इतना कुछ हो गया और भारत का प्रभाव जो है बिल्कुल नगण्य जैसा रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडियन इंटेलिजेंस है, उसका भी एक बड़ा फेल्योर रहा कि कहीं न कहीं जो बड़ी तादाद में वहाँ पर भारतीय नागरिक रहते हैं, उनका इवैक्यूएशन ही यानी कि उनको सुरक्षित स्वदेश वापसी कराई जा सकती थी समय रहते हुए, इससे पहले कि हिंसा इस कदर बढ़ गई कि लगातार एक-एक करके उन पर हमले हो रहे हैं। वो भारतीय नागरिक भी हैं और वो अल्पसंख्यक जो है बांग्लादेशी मूल के अल्पसंख्यक हैं, उनकी दुकानों पर लूटपाट मचाई गई है, उनके घरों पर हमले हुए हैं, उनकी हत्याएँ हुई हैं। इस तरह के जो बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं और बॉर्डर पे जिस तरीके से लोग वहाँ पर जमा हैं पश्चिम बंगाल की सीमा पर से सटे बांग्लादेशी सीमा पर, ये भी बहुत ही एक दुखदाई तस्वीर। बांग्लादेश में जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि बांग्लादेश में भारत का प्रभुत्व अब ख़त्म हो चुका है और वहाँ पर कट्टर इस्लामिस्ट ने जो है बड़े पैमाने पर जगह बना ली है और ये जो है भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। कहीं न कहीं जो है अल्पसंख्यकों पर हमले, हिंदुओं पर हमले और पश्चिम बंगाल से सटी जो सीमा है वहाँ पर जो चिंताएँ हैं बीएसएफ की वो लगातार बढ़ी हुई हैं, चुनौतियाँ ज़्यादा हैं क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं और गृह मंत्रालय ने कमेटी का भी गठन कर दिया है। लेकिन प्रोफेसर प्रमदीप पल्लू इससे पहले कि मैं इस सवाल पर आपके साथ समझूं, शुरुआत वो सवाल जो है कि इंडियन इंटेलिजेंस की जहाँ पर हम बात कर रहे थे, क्या इसे एक बड़ा इंडियन इंटेलिजेंस का फेल्योर आप कहेंगे? कम से कम जो भारतीय नागरिक है उनकी सुरक्षित वतन वापसी हो सकती थी? जी देखिए, बहुत गंभीर सवाल है। दरअसल जब 16 दिसंबर 1971 को जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया, उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक शख्स को अ, जो बांग्लादेश के संस्थापक है मुजीबुर रहमान से मुखातिब करते हुए कहा कि ये रॉ के प्रमुख काव और ये आपसे ज्यादा बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। ऐसा इंदिरा गांधी ने रॉ के जो मुखिया थे काव साहब, उनका परिचय करवाते मुजीबुर रहमान को कहा। देखिए अब पिछले कुछ समय में चाहे मालदीव हो, बांग्लादेश हो या इन देशों में हमारी खुफिया एजेंसी को लेकर सवाल उठने लगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझना ज्यादा जरूरी है कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां क्या कहती है। देखिए कोई भी खुफिया एजेंसी वहां पर बहुत अच्छे से काम करती है जहां पर आपका वो यदि राष्ट्र दोस्त हो तो बहुत अच्छा काम करती है, या कि वो राष्ट्र का दुश्मन। अब हमको लगता है कि बांग्लादेश जो भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि जो बांग्लादेश है वो सबसे बड़ा सामरिक पार्टनर जो है वो चाइना का, जो आने वाले समय में एक दशक में या 2041 का जो विजन है बांग्लादेश का, जिसमें विकसित बांग्लादेश की परिकल्पना की थी, वो बांग्लादेश की सेना के सैन्य आधुनिकीकरण का जो जिम्मा था वो चीन के साथ। तो शेख हसीना भारत के साथ समानांतर तौर पर चीन के साथ सामरिक भागीदारी को बढ़ा रही थी, और जिस देश चीन के साथ कोई देश सामरिक भागीदारी बढ़ा रहा हो वहां पर आपको मजबूत होने दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि यह मुमकिन है। और ये कारण है कि जो रॉ है, क्योंकि बांग्लादेश देखिए वो बातें जी, या तो आप सहयोग को बढ़ा लीजिए या आप खामोश रहकर काम कीजिए। जैसे हमने यूरोपियन देशों से जैसे हमारी खुफिया एजेंसी ने सहयोग बढ़ाया, उसके नतीजे ये हुए कि कई देशों में हमारे खुफिया एजेंटों को पकड़ने लग गए, जैसे कनाडा और अमेरिका में हुआ। तो यही हाल जो है बांग्लादेश में। तो बेशक यह जो है यह हमारी कमजोरी तो है कि बांग्लादेश जैसा वो राष्ट्र जो आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, वो राजनीतिक तौर पर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण हो, जहां पर भारत समर्थित सत्ता हो, उस देश की प्रधानमंत्री जो है उसका तख्ता पलट हो जाए और उनको बता नहीं पाए, तो निश्चित तौर पर भारत की सुरक्षा के लिहाज से
ये अच्छे संकेत नहीं है। और यही कारण है कि यदि इस बात की पहले खबर होती तो निश्चित तौर पर हमारे नागरिक सुरक्षित होते, लेकिन अधिकांश नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दिक्कत अल्पसंख्यकों की है जो नई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, लगभग 4000 किलोमीटर का जो है बॉर्डर हम साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ, इसलिए बहुत ही गंभीर हो जाता है बांग्लादेश में जो भी इस वक्त वहाँ पर हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने कामकाज संभालते ही जो है मंत्रालयों का भी विभाजन कर दिया है, लेकिन इससे पहले कि मैं इस सवाल को समझूं, मैं ये समझना चाहती हूँ कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे क्या आप इस कारण को भी समझते हैं कि बांग्लादेश में as a so-called dictator, I would not say शेख हसीना dictator, पर as a so-called dictator शेख हसीना ने कोशिश की आर्थिक रूप से बांग्लादेश को उभारने की, मजबूत बनाने की, और यहाँ तक कि बांग्लादेश को एक टाइगर के रूप में भी, इकोनॉमिक टाइगर के रूप में भी संज्ञा मिलने लगी थी। वो भारत के साथ भी एक बैलेंसिंग एक्ट कर रही थी, वो चीन के साथ भी एक बैलेंसिंग एक्ट कर रही थी, वो यूएस की भी नाराज़गियों को अनदेखा कर रही थी। क्या एक ऐसा देश जो तटस्थ रहकर और खुद को आगे बढ़ाने की जो है कोई भी कॉम्प्रोमाइज़, किसी की भी बात नहीं सुन रही थी, ये मॉडल जो है भारी पड़ गया शेख हसीना पर? उन्हें किसी को तो मित्र बनाकर चलना चाहिए था, चाहे वो यूएस होता, चाहे वो भारत होता, चाहे वो चीन होता। लेकिन जी पिछले कुछ दशकों में आपने दुनिया भर में वैश्विक राजनीति में एक नया ट्रेंड देखा है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है वो अपने देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं जी। वो आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए ईमानदार कोशिशें भी करते हैं, लेकिन यदि वो लोकतांत्रिक देश है तो वो आर्थिक महाशक्ति बनाने के नाम पर लोकतांत्रिक अधिकारों को हनन करने लग जाते हैं और निरंकुशतावाद को बढ़ावा देते हैं। उनको, उन राष्ट्राध्यक्षों को लगता है कि आर्थिक प्रगति के नाम पर लोगों चुप रखा जा सकेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। और यह गलती जो है शेख हसीना ने भी की, जिनको यह गलती इसलिए नहीं करना था क्योंकि उन्हीं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए ये रक्षा के लिए उनके पिताजी की हत्या हो गई थी। शेख हसीना लंबे समय तक रही, जेल में रही, निर्वासन में रही और बड़ी मुश्किल से सत्ता में आई। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो ट्रेंड ये देखा गया है कि आप आर्थिक फायदों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को दांव पर लगाते रहे, लेकिन और मानवाधिकार अधिकारों को भी विरोध। जी बिल्कुल जी देखिए, इसके आगे चलते तो एक बात और हमको समझने की जरूरत है कि जो यूक्रेन युद्ध हुआ, जो पिछले दिनों जो मंदी आई लगातार कोरोना, उसके बाद तो उसके बाद बांग्लादेश में बेरोजगारी बढ़ी, बांग्लादेश में महंगाई बढ़ने लगी। सबसे बड़ी बात है कि जो शेख हसीना है वो चाइना के कर्ज के जाल में भी जो है वो फंसती जा रही थी, और वहां पर लोगों को रोजगार तो मिले, लेकिन चाइनीज जो 700 कंपनीज आई थी तो वहां पर चाइना के लोगों ने भी बहुत सारा कब्जा जमा लिया। क्या अभी पिछले दिनों घटना आई थी कि एक बांग्लादेशी महिला को मलेशिया में 2 महीने तक बंधक बना के रखा क्योंकि वो मजदूरी करने गई थी। अब यहाँ पर एक बात और समझने की जरूरत है कि जिन देशों में लगातार शासन व्यवस्था पर जो किसी एक नेता का प्रभुत्व हो जाता है तो उसके नतीजे ये होते हैं कि जो मीडिया है उसको गिरफ्त में ले लिया जाता है। बांग्लादेश क्या हुआ, बांग्लादेश में लोगों की समस्याओं को उबारने के प्रति जो वहां के जो मीडिया का नजरिया था वो लगातार जो है वो लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करते रहे, उनको एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभारते रहे। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश में महंगाई बढ़ी, बांग्लादेश में बेरोजगारी बढ़ी, बांग्लादेश पर कर्ज बढ़ने लगा और उसको प्रचारित आर्थिक महाशक्ति के तौर पर किया गया। तो इन सब के बीच जो लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाया जा रहा था, जो जन आंदोलनों को दबाया जा रहा था, ठीक है, वो जो जन आंदोलन, लेकिन क्या भारत की जो छवि है वो बांग्लादेश में इस वजह से नहीं बिगड़ी कि भारत ने भी कोशिशें नहीं की? कहीं ना कहीं जो उसके संबंध रहे, भारत की सरकार के जो संबंध रहे, भारत के जो संबंध रहे, वो शेख हसीना की सरकार से रहे, ना कि बांग्लादेश से रहे। बहुत ही बारीक सी लाइन है। किसी भी देश की सरकार से संबंध या नेशन टू नेशन जो पॉलिसीज होती है वो एक विश्वास बनाए रखने में भारत विफल रहा। देखिए, कोई भी देश
किसी जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं किसी देश से, वो देश पर आधारित होते हैं। द्विपक्षीय संबंधों का मतलब कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक नेता तो हो ही नहीं सकता। और यदि इस प्रकार की नीतियों का हम संरक्षण करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उस देश के विपक्षी दलों को और उस सत्तारूढ़ पक्ष में नहीं, जो लोग होते हैं उन लोगों के मन में द्वेष भावना को पनपा देते हैं। हमने ये गलती की थी। जी हमको सत्तारूढ़ पार्टी के साथ साथ अवामी लीग के साथ साथ विपक्षी दलों के संबंधों, विपक्षी दलों के नेताओं से भी संबंधों को गांठ कर रखना था। ये गलती हमने मालदीव में भी की। यही कारण है कि मुइज़ू के आने के बाद बहुत ही नकारात्मक परिणाम भोगने पड़े। यही गलती हमने बांग्लादेश में की, लगातार की, कि हमने शेख हसीना को, देखिए आप देखिएगा कि 2007 की बात है। 2007 में जब नेपाल से भारत के बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन नेपाल में जब विद्रोह हुआ, लोकतंत्र आया, तो भारत का एक कमेंट था कि हम जनता के साथ। जी मुझे लगता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को जनता के साथ रहना चाहिए, किसी भी देश की जनता के साथ। यदि आप जनता के साथ खड़े रहेंगे तो उसके विरोध के स्वर नहीं आएंगे। और यदि किसी नेता के पक्ष में आप जी सवाल यहाँ पर है कि एक विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर क्या बांग्लादेश की नीति में भी असफल दिखते हैं? कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टेटमेंट की अपेक्षा विदेश मंत्री जयशंकर की थी, वो स्टेटमेंट भी नहीं आई और प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट भी काफ़ी देर के बाद सामने आया है। शेख हसीना भारत में ही हैं, उनके शरण को लेकर बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं और एक बात ये भी कही जा रही है कि क्या भारत उनको शरण दे सकता है, इसको भी समझेंगे। फिर से विदेश मंत्री की तो जो भी भूमिका रही, कहीं ना कहीं क्या उन्हें बांग्लादेश के नज़रिए से अगर देखा जाए तो वो उनकी रणनीति असफल कही जा सकती है? देखिए, विदेश मंत्री की कोई रणनीति, मुझे लगता है कि हमको इसको, यदि हम भारत की रणनीति कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और भारत की रणनीति यह होना चाहिए थी, या यह होना चाहिए कि बांग्लादेश से जो गलतियां हुई है उन गलतियों को दुरुस्त करके बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी जैसे दलों से बात करना चाहिए और करना पड़ेगी। लेकिन यदि हम इससे आगे चलते नेहा जी, ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे का यदि सोचें तो शेख हसीना, जिसका भी आपने जिक्र किया था कि क्या भारत शेख हसीना को शरण देगा। देखिए, आप शेख हसीना की जो राजनीति को देखेंगे या उनकी पूरी लाइफ को देखेंगे तो भारत जो है अवश्य शरण देगा और भारत को शेख हसीना को शरण देना पड़ेगा। क्योंकि शेख हसीना जो है, यदि भारत को शरण नहीं देता तो शेख हसीना चाइना के जाल में पूरी तरीके से फंस गई। क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से चीन से वापस आ गई, उनकी पार्टी के कार्यकाल में वो वन बेल्ट वन परियोजना की सदस्य बन गई। उनकी पार्टी के कार्यकाल में उन्होंने विकसित बांग्लादेश के सपने में पूरी तरीके से चीन को अडॉप्ट कर लिया। उनके कार्यकाल में उन्होंने सैकड़ों पुल, मैत्री पुल बना दिए चीन के साथ। उनके कार्यकाल में चाइना के जो हजारों लोग आकर बांग्लादेश में रहे। तो अब यदि भारत प्रोटेक्ट नहीं करता शेख हसीना को, तो चीन जो है वो राजनीतिक मदद देकर, क्योंकि चीन के संपर्क में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी है, चीन के संपर्क में बांग्लादेश की सेना भी है और चीन के संपर्क में वहां अवाम भी है वहां की। तो ऐसे में जो वहां पर शांति स्थापित होगी, राजनीतिक तौर पर वहां पर एक समन्वय स्थापित करने के नाम पर चाइना जो है वो बड़ी भूमिका निभा सकता है। और शेख हसीना का जो बहिष्कार है या उनका जो निर्वासन है या उनके शरण के मुद्दे को लेकर वो बांग्लादेश में काम राय कायम कर सकते हैं। चाइना में ये अभी दिक्कत है, आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। तो यदि भारत ने शेख हसीना का भी प्रोटेक्ट अभी नहीं किया या उनको शरण नहीं दी, तो आने वाले में समय में आप चाइना को एक अवसर दे देंगे कि वो शेख हसीना जैसी बड़ी लीडर को कैसे वापस स्थापित करने में मदद कर दे। यदि चाइना इसमें सफल हो गया तो निश्चित तौर पर भारत की चुनौतियां बढ़ जाएगी। इसलिए भारत जो है अब एक फिलहाल जो है वो एक ऐसी स्थिति में है
जहां पर आप न तो निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। यहाँ जी। बिल्कुल, यानी भारत जो है इस पर अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहता, अपनी जो मंशा है उसको बिल्कुल स्पष्ट नहीं रखना चाहता है, अस्पष्ट बनाए रखना चाहता है। अनिश्चितताएँ जो हैं अभी भारत के पक्ष में कही जा सकती हैं। लेकिन मैं अब नई सरकार पर समझना चाहती हूँ। जो नई सरकार है, शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई है कैबिनेट की तरफ से, और जो मोहम्मद यूनुस है उनके पास है शिक्षा है, खाद्य है, रक्षा है, भूमि है, कुल 27 मंत्रालयों का भार है। फिर मोहम्मद तौहीद हुसैन है, उनको विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं एम सखावत हुसैन, उनको गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उसी तरह से बांग्लादेश बैंक के गवर्नर रह चुके सालेद उद्दीन अहमद को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल रहे, आंदोलन में शामिल रहे, उन स्टूडेंट्स में से जो हैं छात्र नाहिद इस्लाम, उनको डाक, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी मिला है। आसिफ महमूद है, सजीव भुइयाँ, उनको युवा और खेल मंत्रालय मिला है। यानी कहीं ना कहीं एक जो है सामाजिक न्याय और रिफॉर्मिस्ट जो है वो देश की कमान जो है अपने हाथों में ले चुके हैं। इस नई लीडरशिप को कितना वक्त लग सकता है? सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो तो कानून व्यवस्था है। क्या ये लीडरशिप, क्या मोहम्मद यूनुस देश में कानून व्यवस्था को वापस पटरी पर ला पाएंगे? क्योंकि अपील तो वो ढाका लैंड करने के बाद से कर रहे हैं, लेकिन असर कुछ नहीं दिख रहा है। आप किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं? क्या वो जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं वो अब बेखौफ हो गए, उनको किसी बात के कानून का डर नहीं है? क्योंकि वहाँ बांग्लादेश की जो पुलिस है वो भी अपनी सुरक्षा की दुहाई दे रही है। ये कितना चैलेंजिंग है मोहम्मद यूनुस के लिए, और वो कितने सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं? देखिए, यदि आप इस समूचे आंदोलन को देखेंगे, छात्रों का आंदोलन कथित तौर पर जिसको कहा जा रहा है, लेकिन यह आंदोलन 2018 से चल रहा है, लगातार चल रहा है। इसमें आरक्षण को तो शेख हसीना हटाने का पहले बोल चुकी थी जी। शेख हसीना बार बार जो छात्रों से बात करने का भी कह रही थी। तो ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं था जी, इसके साथ साथ इस सरकार विरोधी आंदोलन भी था, जिसमें जमात इस्लामी के लोग मिले, जिसमें हुजी के लोग मिले, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोग भी मिले। अब आप देखिएगा कि यह आंदोलन जिस प्रकार से हिंसक हो रहा है, यदि छात्रों का महज आंदोलन होता तो अल्पसंख्यकों के घरों पर हमले नहीं होते। इससे बहुत स्पष्ट होता है कि यह इसमें सारे लोग शामिल हैं जो सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, या जो उस देश की उदार व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते। अब ऐसे में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसकी नेता को अब छोड़ दिया गया है, लेकिन वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रही है। उनके बेटा जो लंदन में रहते हैं तारिक, वो भी प्रधानमंत्री के लिए दावा ठोक चुके हैं। जमात इस्लामी के लोग भी एक राजनीतिक पार्टी के बतौर जो है वो प्रतिनिधित्व चाहते थे। तो सेना द्वारा बनाई गई एक अंतरिम सरकार जो है उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस जो है वो बहुत बड़े समाज सेवी और छात्रों की पसंद है वो, लेकिन वो राजनीतिक दलों की पसंद नहीं है। उनका न तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने समर्थन किया है, न जमात इस्लामी समर्थन कर रही है, न अवामी लीग समर्थन कर रही है। तो जब आपने एक ऐसा चेहरा बनाया जिसके पक्ष में कोई भी राजनीतिक दल खड़ा नहीं नजर आता, तो ऐसे नेता जो है वो देश को कैसे चलाएंगे? उस पुलिस को जो अपने बैरकों में लौट गई है, जो हिंसा के डर से, लोगों की हिंसा के डर से डरी हुई है, जिसका लंबे समय तक शेख हसीना ने विरोध किया था, क्या वो पुलिस को कलेवर में लौटने के लिए कह पाएंगे, तैयार कर पाएंगे? दूसरी बात है जो सेना है वो वापस जाना चाहती है, क्योंकि सैन्य अधिकारियों की भी इसमें सैन्य अधिकारी भी चाहते थे कि ये तख्ता पलट हो जाए। पूर्व सैन्य अधिकारी उन्होंने जब अपील की अपनी सेना से कि आप छात्रों को मत नहीं मारिए, यदि छात्रों को रोका जाता, प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच नहीं पाते तो कभी तख्ता पलट नहीं होता। तो ऐसे में एक नोबेल पुरस्कार एक समाज सेवी जो है अपने देश को चला पाएंगे, उस देश को जहां पर अल-कायदा जो है प्रभाव में, जहां पर ISIS प्रभाव में है, जहां पर कट्टरवादी इस्लामी दल प्रभाव में है, जहां पर जमात इस्लामी नाम का एक प्रतिबंधित राजनीतिक दल जो है वो घोषित कर चुका है कि इस देश को इस्लामिक देश बनाना है। तो यह सत्ता चलाना मोहम्मद यूनुस के लिए बिल्कुल आसान नहीं है।
इसके लिए उनको लंबा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन देखना दिलचस्प है कि वो सबसे पहले देश में शांति कैसे स्थापित करते हैं। जी। और दूसरी बात इस बात की है कि जब हिंसा हो रही थी तो मोहम्मद यूनुस ने अभी तक अल्पसंख्यकों के लिए ये क्यों नहीं कहा कि उनके लिए आप क्यों हिंसा कर रहे हैं। जी। ये कुछ चीजें जो विरोधाभास उत्पन्न कर रही है, इस कारण अभी बांग्लादेश के सामने गहरी चुनौतियां हैं। तो भारतीय गृह मंत्रालय ने जिस कमेटी का गठन किया है, उस कमेटी से कितनी उम्मीद और अपेक्षाएं की जाए, इसको भी समझेंगे। और अभी भी लगातार भारत की जो भूमिका है वो बांग्लादेश की जो स्थिति है उसमें कितनी अहम है, इसे लेकर भारत का अब जो है अगला जो है स्ट्रैटेजी या फिर जो है स्टेप है वो किस तरह का दिख रहा है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि वो लगातार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में बातचीत हो रही है। इस तरह के स्टेटमेंट की कितनी जो है कितना प्रभाव जो है बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में ये जो चुनौती है, भारत की ये बड़ी चिंता क्यों है, क्योंकि पड़ोसी देश के साथ भारत का लगभग 4000 से भी ज़्यादा किलोमीटर लंबा जो है सीमा हम साझा करते हैं। और ऐसे में सुरक्षा चिंताएं तो हैं ही, साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरीके की हिंसा बांग्लादेश में हो रही है, इसे लेकर भी भारत काफ़ी चिंतित है। वहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू भी रहते हैं और कुछ भारतीय नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं। कॉन्सुलेट जो है उसमें स्टाफ भी भारत कम कर चुका है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय उच्चायुक्त वहाँ पर मौजूद थे। ढाका शपथ समारोह में भारत की अभी तक की जो स्ट्रैटेजी है ये वेट एंड वॉच की दिख रही है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर ब्रह्मदीप अल्लू ने बता रहे हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अल्लू ने गृह मंत्रालय की ये जो कमेटी सामने आई है जिसका गठन केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है, आपने भी इसको देखा होगा, बीएसएफ के पूर्वी क्षेत्र के एडीजी को इसका दिया गया है, भार सौंपा गया। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसका कुछ असर होता दिखेगा आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में? देखिए नेहा जी, बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश से जो हमारे संबंध है बहुत संवेदनशील मुद्दा है जी। और भारत सरकार ने कमेटी गठित करके विदेश मंत्री ने बयान दे के और अपने उच्चायुक्त को भेजकर इन सब में सख्त संदेश भी छुपे हैं और बहुत अच्छे संदेश छुपे हैं। अब देखना ये कि इसमें संतुलन कैसे बनता है, क्योंकि जो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री वो बोल चुके थे पहले कि भारत चुप क्यों है। पहले उन्होंने इस बात को कहा था कि भारत चुप क्यों है, लेकिन भारत ने खासकर अपने अल्पसंख्यक बांग्लादेश के अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए जो स्टैंड लिया है, वो स्टैंड निश्चित तौर पर बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसको ये सुनिश्चित करने के लिए मजबूर करेगा कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करे। क्योंकि बांग्लादेश जो है वो भारत पर पूर्ण तरीके से निर्भर है। चाइना से उसके चाहे जितने व्यापारिक संबंध हो, लेकिन भारत पर जो उसकी निर्भरता है वो सबसे ज्यादा निर्भरता है। अगली बात यह कि भारत के बहुत सारे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं, मतलब भारत ने अरबों रुपए का वहां पर जो बिजनेस है वो कर रखा है। तो एवं भारतीय जो रेल है, रेल का भी अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है वहां पर। तो ऐसे में भारत को बहुत ही नियंत्रण और संतुलन की नीति पर आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन इन सबके बीच, इतने विरोध के बीच, शेख हसीना को भारत में संरक्षण देना, भारत में रोकना और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट तौर पर बयान देना, मुझे लगता है नेहा जी यह एक साहसिक कदम है और भारत ने इस मामले पर अच्छा कदम उठाया। नेहा जी जी, कहीं न कहीं जो चिंताएँ आपने सामने रखी हैं, क्योंकि आपने बांग्लादेश के जो विपक्षी दल है और तमाम राजनीतिक दल हैं, उनकी भी हसरत और उनकी भी उम्मीदों का ज़िक्र किया है। तो क्या ये बहुत बड़ी चुनौती है जिसके सामने ये जो नई अंतरिम सरकार है, इसको वक़्त लग सकता है? ये जो तमाम कानून व्यवस्था की चिंताएँ हैं, पुलिस पर हो रहे हमले हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस पैमाने पर हिंसा हो रही है, और इस बीच जो राजनीतिक दल है उनकी महत्वाकांक्षाएं जो है अब और ज़्यादा जो है वो सामने आएंगी, क्योंकि सब ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से बांग्लादेश में अब चुनाव कराए जाएं। क्या आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव हो सकते हैं, या फिर इस सरकार को समय दिया जाना चाहिए, अंतरिम सरकार को लगभग जो है कुछ वक्त दिया जाना चाहिए? क्योंकि विपक्षी दल तो ये मांग कर रहे हैं कि 3 महीने के भीतर चुनाव करा दिए जाए तो बेहतर होगा। जी देखिए, बांग्लादेश का आप इतिहास देखिएगा नेहा जी कि वहां पर जब भी लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होते
तो वहां पर एक प्रकार की बहिष्कार की राजनीति चलती है। हम्म। मतलब कोई भी जो दल है वो दूसरे दल पर भरोसा ही नहीं करता। तो जी। वो चुनाव में भाग लेने के, जैसे भारत में राजनीतिक दलों के बीच तमाम विरोध के बावजूद कोई भी ऐसा दल नहीं होता जो चुनाव में भाग नहीं लेता। जी। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा है कि वहां पर जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में थी तो अवामी लीग जो है वो किसी कीमत पर सरकार को बर्खास्त करवाने के लिए जुटी रहती थी। जी। और जब अवामी लीग आई सत्ता में तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वो किया। हम्म। तो राजनीतिक दलों को जब तक आप विश्वास में नहीं लेंगे, किसी हम्म। लोकतांत्रिक देश में भी, से अधिनायकवादी देश हो, सैन्य तानाशाही वाला देश हो, तो समझ में आता है। जी। तो लोकतांत्रिक देशों के सहयोग के बिना, साझेदारी के बिना आप जो निचले स्तर तक जाकर, देखिए आप ढाका में तो कानून व्यवस्था की स्थिति मत को ठीक कर लेंगे, लेकिन निचले स्तर का कार्यकर्ता, जो राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है, जब तक आप उसको संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक देश में शांति कैसे हो सकती है। तो मुद्दा ये है कि जो मोहम्मद यूनुस है या जो ये अंतरिम सरकार है, वो बिना राजनीतिक दलों की साझेदारी के, बिना राजनीतिक दलों को विश्वास में लिए गांव के आम आदमी तक कैसे पहुंचेंगे। और यदि गांव के आम आदमी तक नहीं पहुंचे तो फिर उन गांव में रहने वाले लोगों को, जैसे अवामी लीग के कार्यकर्ताओं प्रति हो रहा है, तो अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाएगा। अब जब निशाना बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ विद्रोह भड़केगा, प्रतिरोध भी भड़केगा, तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि यह जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच जो रक्त रंजित रक्त बहाने का जो दौर शुरू हुआ है, सबसे पहले मोहम्मद यूनुस को अपने देश के नागरिकों को विश्वास में लेकर ये एहसास कराना होगा कि आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं, आप जो है वो आप बांग्लादेशी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बांग्लादेश में जो चित्र सामने आए, जिस देश में अपने संस्थापक राजनेता के प्रति इतनी कड़वाहट बनी हो, जो अपने राज्य, जो शीर्षस्थ, जो संस्थापक है मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्तियों पर जूते फेंक रहे हो, जो अपने प्रधानमंत्री के कपड़ों को लेकर अपमानित कर रहे हो, तो उस देश में कितनी अराजकता है, उस देश में कितना अलगाव है, उस देश में कितनी अनुशासनहीनता छात्रों में भरी है। तो आप लोकतांत्रिक देश के पढ़े लिखे लोगों की जो भीड़ है, आप उसको तो नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन यदि युवाओं की अनुशासनहीनता इस स्तर पर हो जो देश में नजर आ रही है, तो फिर भगवान रखवाला नेहा जी, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और ये भारत के लिए कतई जो है अच्छा संदेश नहीं है, संकेत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े और अलग अलग मसलों पर जो है आपने स्पष्टता रखी है। बांग्लादेश में चुनाव जल्द होंगे, इसके आसार कम है, लेकिन अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अहम मंत्रालय, रक्षा, शिक्षा, खाद्य, भूमि, ये सब अपने पास रखा है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है बांग्लादेश की, वो कानून व्यवस्था है। और इस कानून व्यवस्था को जितनी जल्दी ये पटरी पर लाएंगे, किसी भी देश के लिए ये बेहतर होगा। और ख़ास करके भारत के प्रधानमंत्री ने भी यही चिंताएं जताई हैं। और इस बीच सबसे बड़ी बात ये कि मालदीव के साथ जिस तरीके से तल्ख रिश्ते हो चुके थे, बांग्लादेश भी उसी तरह से दिख रहा है। और अच्छी बात यह है कि जयशंकर अब मालदीव के यात्रा पर जा रहे हैं, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि देर ही सही, लेकिन भारत को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। वो अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध जो है मधुर बनाए रखने की कोशिशें तो कम से कम करता दिख रहा है। स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। आपसे निवेदन करेंगे कि अपना फीडबैक हम तक अवश्य पहुंचाइए info@justbroadcasting.com पर, या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल ज़रूर भेजें। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।